Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start a new topic from the same chapter, that is enzyme. And topic of discussion for today is all about factors affecting enzyme activity. यानी कि आज के लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं. As I already discussed in the properties and characteristics of the enzyme, that enzymes are very specific to their pH and temperature as well as substrate concentration. और अगर उनके स्पेसिफिक pH, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज होता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं. दैट इज वाई इन टुडेज लेक्चर we will understand that how temperature, pH and substrate concentration will affect the enzyme activity. Let's start from the first factor, that is temperature. So in temperature, first thing that you all should know that the optimum temperature for the humans is all about 37 degrees Celsius. यानी कि इंसानों के अंदर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जहाँ पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर सकता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है. बट फॉर अदर एनिमल्स रेंज इज वेरी फ्रॉम द 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस. लेकिन अदर एनिमल्स के लिए हम 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मानते हैं. नाउ फर्स्ट थिंग दैट यू ऑल शुड नो व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर. सो रिमेंबर द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी. यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है. उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है. अब आपने ये ग्राफ अपने क्लास 12th के स्टैंडर्ड में बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर को पढ़ते वक्त ज़रूर बनाया होगा, जिसमें आपने एक एक्सिस पर एंजाइम एक्टिविटी देखी होगी, दूसरी एक्सिस पर आपने टेम्परेचर प्लॉट किया होगा. सो अगर हम ह्यूमंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है. दैट इज़ वाई फॉर अस द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज नियरली अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस. एज यू कैन सी यहाँ पर जो कर्व का शेप है वो बेल शेप्ड कर्व है. सो ये चीज़ आपसे कई बार पूछी जा सकती है दैट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में किस तरीके का कर्व बनता है. सो यू शुड रिमेंबर इट इज बेल शेप्ड curve. Now there is a note point that every 10 degrees Celsius rise in the temperature, reaction rate either doubles or becomes half. यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के राइज होने पर रिएक्शन का रेट या तो डबल हो जाता है या आधा हो जाता है. अब इसे कैसे समझेंगे? देखिए, जब तक आप ऑप्टिमम टेम्परेचर तक नहीं पहुंचते हैं तब तक अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता जाएगा. बट एक बार अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर पर पहुंच गए उसके बाद अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते जा रहे हो टेम्परेचर को तो उस दौरान आपका रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता जाएगा. सो यही लिखा है दैट विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर रिएक्शन रेट ईदर डबल्स बट डबल्स व्हेन इट इज टूवर्ड्स द ऑप्टिमम टेम्परेचर. जब आप ऑप्टिमम टेम्परेचर की ओर टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हो तब आपका रिएक्शन का रेट डबल होता है, बट इट बिकम्स हाफ आफ्टर ऑप्टिमम टेम्परेचर. लेकिन एक बार अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर पर पहुंच गए और उसके बाद आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते जा रहे हो तो आपकी रिएक्शन का रेट हाफ हो जाएगा. बट बायोलॉजी में हमेशा एक्सेप्शन होते ही होते हैं. तो यहाँ पर भी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एक एंजाइम है जो एक्सेप्शन शो करता है एंड दैट इज टैक पॉलीमरेज. टैक पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जिसे एक्सट्रैक्ट किया गया था थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से, और ये बैक्टीरिया सरवाइव करता है हॉट स्प्रिंग टेम्परेचर पर. यानी कि ये हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सकता है. क्योंकि ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सकता है तो ये जो एंजाइम है ये हाई टेम्परेचर के लिए भी रेजिस्टेंस शो करता है. दैट इज वाई इस एंजाइम के लिए आप ये वाला पॉइंट रेफर नहीं कर सकते और ना ही वहां पर इस तरीके का कर्व बनता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा. सेकेंड फैक्टर इज द pH. The pH at which enzyme shows its maximum activity, that is optimum pH. जिस तरीके से जिस टेम्परेचर पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर सकता है वो आपका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर था. इन द सेम वे
वो पीएच जहां पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर सकता है, दैट इज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ द एंजाइम। नाउ वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, एंजाइम्स सेल के अंदर भी पाए जाते हैं जिन्हें एंडो एंजाइम कहा जाता है, और कुछ एंजाइम सेल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पाए जाते हैं, उन्हें एक्सो एंजाइम कहा जाता है। एंडो यानी कि इनसाइड द सेल। जो एंडो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस ही है हमारे अंदर, और ऑप्टिमम पीएच जो है वो 7 to 7.4 होता है। बट जो एक्सो एंजाइम्स होते हैं, अगर आप देखोगे एक्सो एंजाइम में जो आपका ऑप्टिमम पीएच है वो वेरी करता है। जैसे कि एंडो एंजाइम के लिए तो फिक्स है 7 to 7.4, लेकिन एक्सो एंजाइम में हर एक एंजाइम का अलग अलग ऑप्टिमम पीएच होता है, जिससे उनका ग्राफ भी अलग अलग तरीके से बनता है। Likewise, you can see that सिलिवरी एमाइलेज का ऑप्टिमम पीएच 6.8 है, पेप्सिन का 2 to 4 है। इस तरीके से जितने भी एक्सो एंजाइम्स होते हैं उन सब ऑप्टिमम पीएच वेरी कर सकता है। दैट इज वाई उनका ग्राफ भी अलग तरीके से प्लॉट किया जाता है। बट रिमेंबर, अगर हम एंडो एंजाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम सभी जानते हैं 1 to 7.4 ही उसका ऑप्टिमम पीएच होता है। तो उस अकॉर्डिंग ऑप्टिमम पीएच के लिए जो यहाँ पर कर्व बना है, दैट इज ऑल्सो अ बेल शेप्ड कर्व। इफ पीएच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, यहाँ पर अगर आपने पीएच को इंक्रीज या डिक्रीज किया तो आपका एंजाइम अल्टीमेटली इनएक्टिव हो जाता है। आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस। इसी तरीके से अगर आपको सिलिवरी एमाइलेज के लिए ग्राफ प्लॉट करना है तो उसके लिए ऑप्टिमम पीएच यहाँ पर 6.8 होगा, और वहां पर आपको एंजाइम की एक्टिविटी सबसे हाईएस्ट देखने के लिए मिलेगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट फैक्टर, दैट इज ऑल अबाउट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, और अल्टीमेटली एंजाइम प्रोडक्ट से सेपरेट हो जाता है। अब ये मान लीजिए आपके पास 100 एंजाइम्स हैं, आप 10 सबस्ट्रेट डालोगे, 10 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। 20 सबस्ट्रेट डालोगे, 20 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। आपने 50 डाले, 50 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गए। आपने 80 सबस्ट्रेट डाले, 80 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गए। आपने 100 सबस्ट्रेट डाले, 100 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गए। बट अगर आप 120 सबस्ट्रेट डाल दोगे तो उनका क्या होगा? अब तो एंजाइम बचा ही नहीं। 100 एंजाइम थे, 100 के 100 एंजाइम 100 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो चुके हैं। यानी कि अब अगर आप इस ग्राफ को देखो, हमने इस एक्सिस पर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को फिट किया है, यानी कि कुछ समय तक जब आप सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाते हो, रिएक्शन की वेलोसिटी या एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद एंजाइम या रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं होती, वो स्टैटिक हो जाती है, और उस पॉइंट को आप कहते हो वी मैक्स, जहां पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा होता है। यानी कि जब तक हमारे पास फ्री एंजाइम होंगे तब तक सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ाने पर आपकी रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। बट जैसे ही आपके फ्री एंजाइम खत्म हो जाएंगे तो आपके एंजाइम की जो रिएक्शन वेलोसिटी है अब वो इंक्रीज नहीं होगी, अब वो स्टैटिक हो जाती है। द टाइम ऑल द एंजाइम्स गेट सैचुरेटेड, तब रिएक्शन की वेलोसिटी बिल्कुल स्टैटिक हो जाएगी। कुछ टाइम तक तो बढ़ी क्यों? क्योंकि अभी तक एंजाइम खाली थे, लेकिन जब एंजाइम कंप्लीटली सैचुरेट हो गए तो अब कोई भी एंजाइम फ्री नहीं बचा है, तो कितना भी स्ट्रेट ऐड कर लिया जाए अब एंजाइम की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। तो वो पॉइंट जहां पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, मैक्सिमम वेलोसिटी शो करता है, उसे आप वी मैक्स से इंडिकेट करते हो। मैं हाइपोथेटिकली देखूं तो यहां पर कहीं पर आपको Vmax by 2 देखने के लिए मिलेगी, यानी कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सेइंग दैट Vmax by 2 पर जो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन आपको देखने के लिए मिलती है उसे आप Km कह देते हो। नाउ व्हाट इज Km? Km इज माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। अब आपको वो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन होती है, आप देख सकते हो इसे कहां पर प्लॉट किया गया है, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन की एक्सिस पर। तो Km वो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है जहां पर आपको हाफ ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड हो जाती है, यानी कि जहां पर आपकी
हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड हो जाती है, उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को आप Km से इंडिकेट करते हो। और इस तरीके के कर्व को कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। अब अगर आपको माइकलिस मेंटन कांस्टेंट समझ आ गया हो तो आप मुझे बताइए कि कौन से एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट माने जाएंगे, जिनका Km कम होगा या जिनका Km ज्यादा होगा। ऑब्वियसली वो एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा जो कि कम Km पर भी, यानी कि कम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड करवा दे, जबकि वो एंजाइम जो ज्यादा कंसेंट्रेशन का यूज करके हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंचा रहा है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम मानी जाती है। इट मींस you can simply say Km is inversely proportional to the enzyme efficiency। अगर किसी का Km ज्यादा है तो उसकी एंजाइम एफिशिएंसी कम होगी, अगर किसी का Km कम है तो उसकी एंजाइम एफिशिएंसी ज्यादा होगी। So these are the factors affecting enzyme activity। enzymatic inhibition को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको factors affecting enzyme activity समझ आया हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रिलेटेड द टॉपिक, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। See you in the next lecture. Till then, keep learning, keep exploring, and always remember, biochemistry is the most interesting subject. Thank you so much.